मैं 2005 से तो इस मामले में कर्नाटका वक्फ बोर्ड के खिलाफ कई एप्लीकेशंस लिखा हूँ। जो मरहूम खाजी साहब भी मेरे पास आते थे, इस चीज़ का डिस्कस करते थे, और उन्होंने भी जो है रिट पिटीशन फाइल करे थे। एक रिट पिटीशन उनकी भी जो है डिस्पोज ऑफ हो गई, जिसमें ये बताया गया है कि जो है वक्फ बोर्ड को कोई अख्तियारात नहीं है मैरिज सर्टिफिकेट्स इशू करने के लिए बोल के। आप जो रिट पिटीशन फाइल करे हैं, मतलब जो लेटर जो है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को दिए हैं, उसको रिट पिटीशन में कन्वर्ट करे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, और उनका उन सही इस पे जा रहे हैं। उनका मकसद ये है कि जबकि वक्फ एक्ट 1995 आया, और उससे पहले जो वक्फ एक्ट 1954 था, उसमें कहीं भी जो है काजियों के ताल्लुक से जिक्र नहीं है। और वक्फ बोर्ड का यही जिक्र है कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें मशरूतुल खिदमत प्रॉपर्टीज़ है, उसके बारे में कुछ अमेंडमेंट करके जो है उसी के तहत जो है अब तक जो है उन्होंने फाइट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा हो गया है कि कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड का जैसे ही कोई भी चीज़ अगर मिलती है, फ्री में मिलती है, मुफ्त में मिलती है, तो फौरी जो है उसको ग्रैब करके जो है उसमें अमल में लाने की कोशिश करते हैं। और इस ताल्लुक से अब तक जो ज़मीर अहमद खान का जो ये चल रहा है, पहल चल रहा है, जिसमें जेसीपी के सामने भी जो है मैटर है, और अमित शाह भी जो है डायरेक्शन दिए कि जो है नेक्स्ट वीक में वक्फ एक्ट को ही ख़त्म करके नया वक्फ एक्ट लाएंगे या वक्फ अमेंडमेंट एक्ट करेंगे बोल के। इस ताल्लुक से ये रहने के बाद वैसे टाइम पे ये अगर ये दो निकल के आए, जो एक तो ज़मीर अहमद का वक्फ अदालत का कंसेप्ट निकला, और दूसरा जो है काजियों के ताल्लुक से जो कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड मैरिज सर्टिफिकेट इशू करने का, और मॉरिसी जो काजियों को जो है रोकना कि उनके पास गवर्नमेंट का आर्डर नहीं है बोल के जो अब तक रोकने की कोशिश करे थे। एक डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर भी जो है इसको जो है रोकने की जो कोशिश करा था, उस ताल्लुक से जो कदम उठाए हैं, उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर हमारे गुलबर्गे के जो है उन्होंने एक लेटर लिखे कि कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड वाले मुझे ये क्लेरिफाई करें कि मैरिज सर्टिफिकेट्स जो अपॉइंटेड खाजी हैं उनको ही हम जो है जारी करना है, उनके छोड़ के जो है ये जो मॉरिसी खाजियों का जो है हम सर्टिफिकेट जारी नहीं करेंगे। उस ताल्लुक से हमारे को डायरेक्शन दो बोल को लेटर लिखे थे, हम उसका ऑब्जेक्शन भी दिए थे। तो हमारा ये कहना था कि डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर जो है, एक मामूली डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर भी ये पूछता है कि मैरिज सर्टिफिकेट इशू करने के लिए हमारे को जो स्टेट वक्फ बोर्ड से परमिशन लेना पड़ता है, या तो उसको क्लैरिफिकेशन पूछता है, तो ये चीज़ें गलत हैं। जबकि वक्फ एक्ट में ही जो है मैरिज का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, डेफिनेशन ही नहीं है। तो उस सिलसिले में जो है वक्फ बोर्ड को इतना दिलचस्पी लेके काम करना गलत है बोल के। अल्टरनेटिव ऑप्शन बोल के नहीं है, ये परमानेंट सोल्यूशन है। गलती लोगों में क्या हो रही है कि काजी एक्ट 1880 जो रिपील हुआ, उसके बाद में जो है काजियों का कोई मुकाम नहीं है बोल के। लेकिन सबसे बड़ी गलती गवर्नमेंट इसमें कर रही है। वो ये कर रही है कि मैं आप जो बताए कि काजी एक्ट रहने के बावजूद भी इस तरीके से हो गए बोल के, मैं एक कदम आगे जाता हूँ। ये कदम आगे जाके मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे ही जो अंग्रेज हमारे पास आए हुकूमत करे, हुकूमत के शुरुआत में जो है उन्होंने क्या करे कि ये जो रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स या एंडोमेंट्स के लिए फर्स्ट जो है रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट 1863 में लाए। तो लाने का मकसद ये था कि उससे पहले जो काजी थे, जो निज़ाम गवर्नमेंट से पहले बोलिए या आदिल शाही पीरियड, और इसमें जो ये थे वो आदिल शाही, बहमनी और जितने भी हुक्मरान के जो मौके पे जो पीरियड में थे, तो उन काजियों को जो है इतनी बड़ी अख्तियारात थी कि वो बड़े बड़े फैसले लेते थे बोल के, वो एक जज के हैसियत से काम करते थे। जैसे ही जो अंग्रेज आने के बाद में ये चीज को देखा, तो उन्होंने जो है इनके राइट्स को कटेल करे, उन्होंने कम कर दिए। उन्होंने वहां पे कॉलोनियल लॉज का जो है शुरुआत हो गई। कॉलोनियल लॉज की शुरुआत होने के बाद में
इनके जितने भी अख्तियारात थे, जज जो ये करने के अख्तियारात थे, उसमें वहां पे कम करना शुरू करें। कम करके सिर्फ इनके लिए मैरिजेस की हद तक ही जो है इनको महदूद करे। जिसके बाद में कई एक्ट्स आ गए जो खास करके जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के देन, इसमें ये बोल सकते हैं कि रिलीजियस एंडोमेंट 1863 आया, चैरिटेबल एंडोमेंट भी आया, 1880 आया, और उसके बाद में जो है प्रेस एक्ट, जो ट्रस्टीज एक्ट आया या 1890 में आया, और उसके बाद में खास कर को उन्होंने जो है एक सीपीसी भी जो है उस जमाने में इंट्रोड्यूस करे। उसका उनका मकसद ये था, खास करके मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जितने भी जो प्रॉपर्टीज हैं, रिलीजियस प्रॉपर्टीज हैं, और जितने भी प्रॉपर्टीज को जो है इनाम प्रॉपर्टीज कहा जाता था, उन प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए, उस जमाने में ऐसे झगड़े तो नहीं होते थे, उन प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए, टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट्स एंड आल्सो द प्रॉपर्टीज, तो वैसे टाइम पे ये बात थी। आप जो खाजी एक्ट है उसी दौर वैसी तो इस पे बता रहा हूँ, उस टाइम पे जो है 1908 में जो सीपीसी ये करे, जिसमें सेक्शन जो है 92 और 92 का 93 का खास कर को इम्प्लीमेंट करे। सेक्शन 2 में देखिए खास करके उसमें ये बताया गया है कि एडिशनल खाजीज टू बी अपॉइंटेड। मकसद उसमें ये था कि खाजीज आर ऑलरेडी परफॉर्मिंग देयर सर्विसेज। अगर कोई मोहम्मदन प्रिंसिपल मोहम्मदन्स को ये हो गया कि तकलीफ होने लगी कि एक काजी रहने के बाद उनसे जो है पूरे जो है मैरिजेस नहीं हो रहे, तो उस टाइम पे जो है एडिशनल काजीज को अपॉइंट करना, खास करके जो है प्रिंसिपल मोहम्मदन्स एप्लीकेशन दिए तो बोल को इस तरीके से जो है वो एक्ट में बताया गया था। अब वो एक्ट में जो है हमारे पास कौन ये करे जाब्ता अब तक देखिए 1954 के बाद में, आजादी के बाद हमारे पास खाजी एक्ट 1880 के तहत कोई अपॉइंटमेंट्स नहीं हुई, और खाजी एक्ट 1880 के तहत कोई खाजी को रिमूवल भी करे। तो यहाँ पे सिर्फ तो हमारे थोड़े अफजलपुर के कर लिए। अब ये भी बात क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी इसका जो मसला चल रहा है वो अतनूर के खाजी वो लोग हैं, उनका ऑलरेडी मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ कि सिर्फ हमारे अफजलपुर वाले सबसे ज्यादा होशियार बोले जैसी बात है, वो लोग जो है तहसीलदार से अपॉइंटमेंट लिए, अब वो लोग जो है एडिशनल खाजी बन रहे। मेरा सवाल ये था कि जब तुम इंक्वायरी करने लगे एडिशनल खाजी का अपॉइंटमेंट करने के लिए, तो तुम ये भी जानना चाहिए था कि ये लोग मौरिसी जो खाजी है ना, पहले जो खाजी का इनके वालिद वो काम करे नहीं करे, खाजी के खानदान के हैं या नहीं है, और अगर हैं तो जो है ये क्यों एडिशनल खाजी के लिए पूछ रहे हैं, क्यों एडिशनल खाजी के अख्तियारात इनमें देना बोल को, ये चीजों को डिस्कस करके नहीं करने की वजह से ये सब परेशानियां हो रही हैं। जैसे पहले जो खाजी लोग करते थे, जो चल रही से जो अभी हमारे पास गुलबर्गे में थी, जिसका आज भी 300 साल का रिकॉर्ड मिलता है, उसी तरह जो है शादियों का निकाहनामा जिस तरीके से देते करते थे आज भी वही चालू है। सिर्फ जरा डिस्प्यूट ये चल रहा है कि 2-4 साल से ये खाजी लोगों का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, इनके सर्टिफिकेट जो है इनको देने के अख्तियारात नहीं बोल के चल रहे हैं। मैं अपना खुद बताता हूँ, मेरी बेटी की शादी जो है आप ही जो है फैसल सिद्दीकी साहब करे। मेरे को ये बात मालूम थी कि भाई इनके खजाइज का डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसके बावजूद भी मैं जो है इनसे इसलिए जो है मैरिज करवाना पड़ा है कि इनके पास हमेशा के लिए रिकॉर्ड रहता है। और ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये मसला उठा था कि इनके सर्टिफिकेट जारी करने की वजह से जो है वो इन्हों जो है एक्सेप्ट नहीं करे, एम्बेसी डिपार्टमेंट वाले एक्सेप्ट नहीं करे, जिसकी वजह से मेरी बेटी को जो है बाहर जाने का मौका नहीं मिला बोल के। लेकिन वो गलत है। मेरी बेटी की शादी, मेरे बेटे की भी शादी करा, मेरी बेटी की भी शादी कराओ। मेरे बेटे की शादी होने के बाद में मेरे बहू का जो मैरिज सर्टिफिकेट था वो जो है सब रजिस्टर पास जाके रजिस्ट्रेशन करा के जो है मेरे बहू को जो है बाहर भेजा हूँ। अगर इनकी सर्टिफिकेट इनवैलिड रहती थी, इनका निकाहनामा इनवैलिड रहता तो मेरी बहू आज बाहर नहीं जाती थी। सर आप मेरा ये कहना है कि जैसे ही हमारा मुल्क आज़ाद हुआ होने के बाद में जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट थी जस्टिस फजल अली की,
उसमें ये बताया गया था कि अपने हिसाब से तुम जो है कानून पूरे तैयार कर लेके हुक्म करना बोल के था, हुकूमत चलाना बोल के। अब जैसे वो तो सेंट्रल एक्ट था। सेंट्रल एक्ट के बाद में और दो एक्ट 1952 में जो आ गए, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आ गए और लैंड एक्विजिशन एक्ट आ गए, जिसको चैलेंज करने के बाद में ये बोले कि दे आर वैलिड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन बोल के होल्ड करे। लेकिन जो जितने भी एनेक्टमेंट्स हो गए, हमारे पास जनरल क्लॉज एक्ट आ गया, उसके बाद में जो है स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ गया, जिसमें जो है ये भी बताया गया जनरल क्लॉज एक्ट में कि जो कानून है, जो दूसरे स्टेट का कानून अगर जो नए स्टेट में है तो उसको जो है अडॉप्ट तो करना, रिपील तो करना बोल के। और वो कानून में ये भी बताया गया था कि अगर अडॉप्ट नहीं करे, कई साल से वैसा ही रहा, तो उसको जो है एक्सेप्टेड दैट इट इज नॉट रिपील्ड बोल को इस तरीके से एक्ट में था। अभी ये जो मैटर चल रहा था हाई कोर्ट में, इनकी रिट पिटीशन थी और जो है सामने वाले भी ये कर रहे थे कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को इख्तियारात हैं या नहीं, ये डिस्प्यूट चल रहा था। तो वैसे सूरत में ये होल्ड करे थे कि काजी एक्ट 1880 रिपील होने के बाद में अतियात इंक्वायरी एक्ट, मैं भी केस फाइल करा था सिविल कोर्ट में, अतियात इंक्वायरी एक्ट जो है अभी पेंडिंग है, इसको रिपील नहीं करे बोल के। इससे पहले हमारे को एक जो है ओपिनियन दिए थे कि अतियात इंक्वायरी एक्ट रिपील करे बोल के, वो लेके भी हम चैलेंज करे थे। अब मेरा ये बताना है कि अतियात इंक्वायरी एक्ट अगर पहले ही रिपील करे तो आप ये 6 महीने पहले जो ऑर्डर करे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट वाले अतियात इंक्वायरी एक्ट रिपील करे बोल के, ये भी गलत है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट वाले ये बताए कि अतियात इंक्वायरी एक्ट को हम रिपील करे हैं बोल के जो बताए, उसको अगर चैलेंज करे तो ये जो मसलों का हल होता है। सर एक लास्ट दूसरी बात ये है कि ये जो काजियों जो चल रहा है सिलसिले से, मैं हमारे हिसाब से अगर देखा गया तो 15th सेंचुरी से ये जो है काजियों का खजायत चल रहा है। गलती कहाँ पे हो गई? गलती जैसे 1995 वक्फ एक्ट में और 1954 के वक्फ एक्ट में गलती ये हो गई कि ग्रांट्स इंक्लूडिंग मशरूतुल खिदमत इंक्लूडिंग ग्रांट्स बोल के जो अमेंडमेंट लाए, वहां पे सबसे बड़ी गलती हो गई। अब ग्रांट्स बोलने के बाद में काजियों को भी जो DSO जमीन आता है वो भी ग्रांट्स में आते हैं। तो तुम अगर वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट ग्रांट्स को अगर मिला के करे, तुम्हारे को इतना भी मालूम होना चाहिए था जो ग्रांट्स काजियों को दिया गया है, काजियों का इदारा भी जो है वक्फ बोर्ड को कहलाता है और काजियों को जो है मुतवल्ली के डेफिनेशन में लाना था, ये करना था। ये नहीं करने की वजह से आज परेशानियां हैं। और मैं अभी भी ये बताया हूँ कि जो है सेक्शन 2R के तहत मुतवल्ली की डेफिनेशन में काजियों को कम से कम इंक्लूड करो। करने के बाद में जो है तुम्हारे को काजियों का अपॉइंटमेंट, रिमूवल एंड इश्यूएंस ऑफ सर्टिफिकेट, सारे चीजों को इख्तियार जो है वक्फ बोर्ड को रहते हैं। अगर वो चीज ऐड नहीं करने की वजह से स्टेट वक्फ बोर्ड को इसमें मदाखलत करने की कोई जरूरत नहीं करना। अगर कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं। और हमारे पास अगर इस वक्त बदनाम इदारा है तो कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड, उसके ऑफिसर्स और मिनिस्टर भी जो है इतने बदनाम हो गए, जिसके वजह से न काजियों को परेशानी नहीं बल्कि आम आदमियों को भी परेशानी हो रही। 100% ये खजायत वैलिड है। सर्टिफिकेट वैलिड है या नहीं? सर्टिफिकेट भी वैलिड है, इसीलिए तो जो लोगों में कंफ्यूजन जो क्रिएट किया जा रहा है, हाँ वो क्रिएट किया जा रहा है, वो अपने बिजनेस के लिए क्रिएट किया जा रहा है। तो जाते हैं नमाज पढ़ते हैं तो वो लोग जो है अब नमाज में भी ये सोचेंगे कि भाई वो मैरिज आए तो उसकी कितना वसूली करना, ये मैरिज में हम कम करे थे, ये खाली जो है दिमाग में ये होता है। ये उनके इबादत में जो है एक डिस्टर्बेंस पोल्यूशन की बात है। ये सबसे बड़ी गलती हमारा वक्फ बोर्ड और कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट भी कर रही है। एक बात। दूसरी बात जो अतनूर के काजियों के ताल्लुक से बताया है, अब मैं ये बता रहा हूँ कि अतनूर के काजी का अपॉइंटमेंट के लिए वो जो है अगर शुरू से खजायत करते आ रहे हैं, जिसके पास उनके पास पूरा रिकॉर्ड है, 40-50 साल का भी रिकॉर्ड है,
तो उनके लिए जो है किसी कोर्ट को जाके कोई डिग्री लेना या कोई स्टेट गवर्नमेंट से अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए बता रहा हूँ, सेम मसला इनके साथ भी है, इसीलिए बता रहा हूँ। जब खाजी एक्ट 1880 रिपील हो गया और अतियात इंक्वायरी एक्ट 1952 भी जो है रिपील करे 6 महीने पहले बोले, अब उसके इसमें जो है कौन सा भी एक्ट नहीं है। लेकिन सब्स्टिट्यूट एक्ट जो बनाना था स्टेट गवर्नमेंट को, मुस्लिम मैरिजेस, परफॉर्मेंस ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एंड रेजोल्यूशन एक्ट अगर करते तो उसमें जो है काजियों को इख्तियार देते, अपॉइंटमेंट एंड टर्मिनेट का अगर सेपरेट रखते तो आज ये परेशानी नहीं होती थी। तो ये नहीं रहने के वजह से मेरा ये कहना है कि जो काजियों के लिए अब कोई नया ऑर्डर लेना या जो है कोर्ट को अप्रोच होके करना ये कोई जरूरत नहीं है था कि इन केस ऑफ नॉन अपॉइंटमेंट ऑफ काजीज, द सक्सेसर काजीज, thereby it cannot be considered that they are not entitled to hold the office of qazail. तो उस सूरत में they are deemed qazis, they have to perform the office of qazail. उसके लिए जो है नए से डिक्लेरेशन लो, नया एक्ट बनाओ, नया अपॉइंटमेंट ऑर्डर लो, जरूरत नहीं पड़ती। 2 डिसीजंस लास्ट टाइम पे आ गए। देखिए, एक डिसीजन 1992 का था जो मीर कुछ नाम है वो डिसीजन में, और एक नया डिसीजन आया रिसेंटली जिसमें ये बताया गया है कि मुतवल्ली अगर चाहे तो अपना सक्सेसर मुतवल्ली को अपॉइंट कर सकता है। तो क्यों डिस्क्रिमिनेशन काजियों के लिए? काजी चाहे तो अपने जो सक्सेसर को डायरेक्ट अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। अब अगर सेक्शन 42 ऑफ वक्फ एक्ट 1995 लीजिए, उसमें जो है मुतवल्ली कैन अपॉइंट द सक्सेसर मुतवल्ली, एक प्रोविजन उसमें है। दूसरा ये भी है कि इफ मुतवल्ली इज डेड तो इमीडिएटली विद इन 3 months द सक्सेसर मुतवल्ली शैल इन्फॉर्म। तो वहां पे ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं बोलते। अगर रजिस्टर में लिखिए कि ये मुतवल्ली मर गए हैं, उनके बदला ये मुतवल्ली जो है आप काम कर रहे हैं बोले तो दिस इज सफिशिएंट। तो ये ऐसे ही जो है डीम्ड क्लॉज जो है काजियों के लिए भी अप्लाई होता है। इनके वालिद साहब अगर पहले जो है खजायत करते थे तो उनके बाद में सक्सेसर जो है इन्हों ही रहते हैं। इनको ये जरूरत नहीं है कि जो अपॉइंटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि एक्ट ही नहीं है। एक मिसाल आप यहाँ पे सीधे है कि ये भी जो है मेरा अपॉइंटमेंट करना, गवर्नमेंट को डायरेक्शन देना बोल को रिट करे थे। हाईकोर्ट वाले डायरेक्शन ये दिए रिट अलाउ करके, अगर हो सका कुछ एक्ट है तो जो है अपॉइंटमेंट करो बोल के, आज तक वो नहीं कर सके क्योंकि एक्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो सीपीसी में इनहेरेंट पावर्स कोर्ट को है, जो चाहे कर सकते हैं, जहाँ पे कोई कानून नहीं है तो वो कानून बना सकते हैं। वैसा जो है गवर्नमेंट को इनहेरेंट पावर्स में नहीं आती है बात। लिहाजा मेरा यह कहना है कि इनको जो है अगर डिक्लेरेशन अगर दावा भी डाले, ये बताए कि जो है हेरिडिटरी वेयर द हेरिडिटरी काजीज एंड द काजीज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट बाय द तहसीलदार अंडर द काजी एक्ट 1880 इज नॉट एप्लीकेबल एंड इट इज आल्सो रिपील्ड, देयरबाय दे कैन नॉट इंटरफियर इन माय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ खजायत बोल के अगर बोले, और वक्फ बोर्ड को भी पार्टी बनाई। ऐसा भी नहीं है कि वक्फ बोर्ड को पार्टी नहीं बनाए बोल के नहीं है। ये भी बात नहीं है कि वक्फ बोर्ड को कभी जो है इन चीजों को जो है आप देखो बोल के नहीं बोले बोल के भी बात नहीं है। लेकिन बात अगर ये देखा गया तो कानून में अगर वो गुंजाइश नहीं है तो वक्फ बोर्ड को इससे बहुत दूर रखना चाहिए। यही सही जो है ये हो सकता है बोले सोल्यूशन।